अस्सलामुअलैकुम। लेट्स कंटिन्यू दी पार्ट 2 ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल जो हमने क्लियर किया था वो लेरेंस तक था। ठीक है, लेरेंस के कार्टिलेज जो कि नॉन कार्टिलेज पे कंसिस्ट करता है। और फर्दर जो हमारा डिस्कशन है दैट इज ट्रेकिया। अब ट्रेकिया से लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की आगाज हो रही है। तो ट्रेकिया से मुराद यह है कि विंड पाइप, क्योंकि इसमें हवा दाखिल हो रही है इनटू द लंग्स। The trachea or windpipe is a tubular passageway for air that is about 12 centimeter long and 2.5 centimeter in diameter. यह एक पैसेज वे है जिसमें एयर की हो रही है, इंट्री हो रही है और एयर पास हो रहा है। और उनकी जो साइज है लेंथ के हिसाब से वो 12 सेंटीमीटर है, जबकि उनकी जो विड्थ है डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर है। ये मेजरमेंट भी आपको याद करना चाहिए। The 16 to 20 incomplete horizontal rings of the hyaline cartilage resembles the later seal। ये बोल रहा है कि ट्रेकिया की जो स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेज क्या बना हुआ है, वो कितने कार्टिलेज हैं, नंबर 16 से लेकर 20 तक है। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, इसलिए ये रेंज के हिसाब से याद किया जाता है 16 से लेकर 20। लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो सी शेप्ड है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ इनकम्प्लीट हॉरिजॉन्टल, मतलब ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि ट्रेकिया के पीछे की तरफ एसोफेगस है ना। तो ये जो ये कार्टिलेज हैं, ये कार्टिलेज जस्ट ट्रेकिया को ही कवर करते हैं, इसलिए ये सी शेप्ड है। इसका नाम ये जो लेटर है रिजेम्बलेंस याद करना चाहिए, आ सकता है एमसीक्यू में। इट इज लोकेटेड एंटीरियर टू द एसोफेगस, क्योंकि ये एंटीरियरली मतलब एसोफेगस की इसके आगे वाला हिस्सा है और पीछे की तरफ क्या है भाई, एसोफेगस है। ठीक है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द लेरेंक्स, कहाँ से शुरू होता है, लेरेंस से स्टार्ट होता है टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। अब इनकी पोजीशन पूछ सकते हैं, कोई भी एग्जामिनर हो सकता है आपका वाइवा या इंटरव्यू हो सकता है। तो ट्रेकिया की राइट पोजीशन क्या है, सिंपली आप बता सकते हैं कि भाई लेरेंक्स से लेकर जो कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है उसी हद तक जो कि पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं भाई ट्रेकिया। ठीक है। वेयर डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। याद रख देना कि यहाँ पे इन्होंने एक चीज नहीं लिखा, हो सकता है आगे वाले स्लाइड्स में हो, लेकिन जिस हद तक ये जो है ना, जहाँ पे ट्रेकिया दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ये जो यहाँ पे लिखिएगा भाई राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, वो पोजीशन जहाँ पे ट्रेकिया डिवाइड होगा राइट एंड लेफ्ट में, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं केराइना। और ये एमसीक्यू उतर चुका है, ये हर वाइवा में एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सवालात में शामिल होता है। तो द पॉइंट वेयर ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ट्रेकियम दैट इज कॉल्ड द केराइना। ठीक है, फर्दर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ब्रोंका, क्योंकि ट्रेकिया के बाद अब आ जाएगा ब्रोंका। एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, जहां पे ट्रेकिया खत्म हो जाता है, उनकी जो ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ट्रेकिया डिवाइड्स राइट प्राइमरी ब्रोंका एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंका व्हिच गोज इनटू लंग्स। जाहिर सी बात है, ट्रेकिया के बाद ट्रेक्योल है, फिर ब्रोंका आ जाएगा और ब्रोंका लेफ्ट और राइट दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये लेफ्ट और राइट जो प्राइमरी ब्रोंका है वो लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है, ये लंग्स के अंदर की बात हो रही है। अब द राइट ब्रोंका इज मोर वर्टिकल। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि कहीं अगर आपको कहीं भी पिक्चर में अगर आपको ये पैराग्राफ लंग्स मिले तो आप राइट साइड थोड़ा सा गौर करें, वो बिल्कुल भी सीधा नजर आ जाएगा। ठीक है, बल्कि वो शार्टर भी है, उनकी जो पोजीशन है वो लेंथ शार्टर भी है और वाइडर भी है देन द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंका। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादातर एक्सपायरेशन के जो चांस होते हैं ना वो राइट की तरफ ज्यादा होते हैं। कोई चीज खाते हैं या कोई चीज पीते हैं तो राइट लंग में जाने के चांस ज्यादा हैं। इस चीज को इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्पायरेशन। इट इज लाइंड बाय द सीडोस्टिफाइड सीली कॉलमनर है, कॉलमनर एपिथेलियम। ये कौन से एपिथेलियम इनके अंदर मौजूद है, जवाब क्या है भाई, सीडोस्टिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। एट द पॉइंट वेयर ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट नोन एज केराइना। वही बात आ गया, हालांकि ये पॉइंट मैडम को लिखनी थी अभी ट्रेकिया में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है ब्रोंका के अंदर। लेकिन नो मैटर, वो पॉइंट जहाँ पे राइट एंड लेफ्ट ट्रेक्योल में डिवाइड हो जाए तो उस पॉइंट का क्या नाम है भाई, ट्रेक्योल, ओ सॉरी केराइना। अब ब्रोंका आ गया, प्राइमरी ब्रोंका डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी, प्राइमरी फर्दर डिवाइड हो जाएंगे सेकेंडरी ब्रोंका में, जिसको हमने लोअर ब्रोंका का नाम दिया है। सेकेंडरी ब्रोंका डिवाइड्स इनटू 9 से लेकर 10 तरह के ब्रोंका, जिसको हम बोलते हैं सेगमेंटल ब्रोंका है। ठीक है,
फर्दर टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू द ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकंडरी ब्रोंक्यूल, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, उनके बाद ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये आपको ट्री याद रखना है सीक्वेंस वाइज, ये पूछे जाने वाले सवाल आते हैं वाइवा के अंदर, ना के एग्जाम के अंदर। ब्रोंक्यूल्स डिवाइड्स इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है, ये बड़ी ट्री है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड्स इनटू द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। दिस एक्सटेंसिव ब्रांच इज नोन एज द ब्रोंकियल ट्री। अब ब्रोंकियल ट्री क्या है भाई? ट्रेकिया के बाद ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंका है, सेकंडरी ब्रोंका के अंदर सेगमेंटल ब्रोंका है, उनके बाद टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स हैं, उनके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जहां में एग्जैक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये ट्री आपको याद करना है। अब ये चीज है कि भाई मुक्के में जो कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। एयर पैसेज वे डिक्रीज इन साइज बट इंक्रीज इन नंबर। जैसे कि ये जो पैसेज वे हैं, ये जैसे ही नीचे जाएंगे तो इनकी साइज में तो कमतर आ जाएगी, लेकिन वो तादाद में बढ़ेंगे, क्योंकि नीचे जैसे वो जाते हैं तो वो मतलब कि टर्म क्या अल्फाज बोल सकते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो इसी हवाले से एक प्राइमरी से फर्दर सेकंड टर्शियरी, उसी हवाले से मतलब कि ये ब्रांच बन जाता है। ये ट्री की सूरत है, इसलिए नंबर में तो इंक्रीज होते हैं लेकिन साइज में डिक्रीज होते हैं। तो ये पोजीशन ट्रेकिया, लेरेक्स, लेरेक्स के बाद ट्रेकिया। अब ये चीजें किरायना, लेफ्ट और राइट ट्रेक्चुअल में जब वो ब्रांच जब डिवाइड होता है तो इस पोजीशन का नाम क्या है? किरायना। ये सवाल आ चुका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और वाइवा के हिसाब से। और ये चीज है प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, फर्दर प्राइमरी डिवाइड हो गया सेकंड ब्रोंकस, उनके बाद टर्शियरी ब्रोंकस, उनके बाद ब्रोंक्यूल, ठीक है, टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये चीज है। अब ये चीज क्या चीज यहाँ पे है, ये चीज जो बता रहे हैं, ये डायफ्राम। अब ये डायफ्राम आपको याद करना चाहिए, इसका बड़ा रोल है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि जब ह्यूमन रेस्पायर करता है, मतलब इंस्पायरेशन करता है, तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, और इसी हवाले से नीचे की तरफ एक स्पेस मिल जाता है हवा को एंट्री करने के लिए। तो वैसे भी दो लेयर हैं, इस लेयर को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, फर्दर भी डिस्कस करेंगे। दो लेयर हैं, एक तो है विस्कल लेयर पिलुरा, दूसरा है पेरियल पिलुरा, जो कि लंग्स को उनकी सराउंडिंग में कवर किए हुए हैं। जो लेयर डायरेक्टली लंग्स के साथ अटैच्ड है वह है विस्क्रल। वैसे भी विस्क्रल लफ्ज जहीं भी आ जाएगा उसकी मीनिंग क्या निकलेगा भाई? डीप। जो कि डीप लेयर होगा, जिस चीज को कवर करेंगे वो होगा विस्क्रल। विस्क्रल के बाद एक और प्रोटेक्टिव लेयर है, उसका नाम है पेरिटल पिलुरा। अब ये जो विस्कल पिलूरा और पेरिडल पिलूरा दो लेयर है, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है। स्पेस का क्या नाम है भाई? पिलूरल कैविटी। ये भी कभी कभार फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो इसलिए इनका नाम क्या हो जाता है? पिलूरल एफियन। ये प्राइमरी ब्रोंकस वो चीज सा वही आ गया, सेकंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकाई वगैरह वगैरह, ठीक है। ये इनकी एक मुकम्मल एनाटॉमिकल कहानी थी, हो गया। अब आ गया अल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है भाई। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ओपन इनटू एक्सटेंसिव चेंबर्स कॉल्ड अल्वियोलर डक्ट्स। यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो मुकम्मल सारा काम भाई अल्वियोला के लिए देते हैं, ताकि ये काम करे। क्योंकि अल्वियोला में आपको पहले बता चुका हूँ कि दे आर द हेड ऑफिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो भी काम होता है, जो भी एग्रीमेंट होता है, जो भी साइन वगैरह होता है वो अल्वियोला के अंदर। अब ये साइन या एग्रीमेंट वगैरह का क्या काम है, क्या नाम है कि भाई ब्लड और एक्सचेंज गैस के बीच में जो एक्सचेंज पॉइंट होती है, जिससे कॉल द रेस्पिरेशन ब्रीथिंग, वो एक्चुअली अल्वियोला के अंदर होता है। These passageways ends at the alveolar sacs। वो खत्म कहाँ पे होते हैं? alveolar sacs, जो कि एक वैक्यूलनुमा, एक वेसिकल नुमा चीज होती है, जिसका नाम है alveolar sacs, ठीक है। alveolar sacs is the common chambers connected to the individual alveoli। अब ये जो वैक्यूम्स नुमा या वैक्यूल नुमा जो चीज होती हैं, ये अलग अलग अलविला के साथ कनेक्टेड होते हैं, ताकि वहीं पे ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो जाएगा। अब अलविला है, अलविला इज अ कप शेप्ड आउटपोस्ट पाउचिंग लैंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये सवाल आ सकता है क्योंकि एपिथेलियम की चार टाइप्स हैं। कौन सा एपिथेलियम है जो कि अलविला के साथ अटैच्ड है? सिंपल सा जवाब ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि अलविला के लिए प्रोटेक्टिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अलविला के कितने टाइप्स हैं? याद रख देना कि अलविला के तीन टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। लेकिन फर्दर डिस्कस करते हैं टाइप 1 अलविला सेल्स को। इट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। किस चीज का बना हुआ है? सिंपल स्क्वामस सेल का बना हुआ है। इट इज द मेन साइट फॉर गैस एक्सचेंज।
गैस एक्सचेंज यहीं पे होती है, जैसे टाइप 1, ठीक है, यहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है। टाइप 2 अलवेओलर सेल्स आल्सो नोन एज सेप्टल सेल्स, राउंडेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। टाइप 1 जो था वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ था, ये जो है ये राउंडेड क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ है। इट सीक्रेट्स अलवेओलर फ्लूइड्स व्हिच मॉइस्ट द एयर, वो कौन सा फ्लूइड है जो कि एयर को मॉइस्ट करता है। सवाल यह है कि टाइप 2 अलवेओलर फ्लूइड है। इट प्रोड्यूस सरफेक्टेंट। अब ये सरफेक्टेंट क्या चीज है? सरफेक्टेंट इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन। ये एक मैट्रिक्स है जो कि सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, इसका नाम है सरफेक्टेंट, वो भी अलवेओलर के अंदर, ठीक है। फॉस्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन का क्या काम है कि सरफेक्टेंट लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ द अलवेओलर फ्लूइड्स। अलवेओलर फ्लूइड की जो सरफेस टेंशन है उनको लोअर करने में हेल्प करता है, वो जो रिड्यूस द टेंशन ऑफ अलवेओलाई टू कोलैप्स। इन केस अगर ये सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन सरफेस टेंशन कम हो रहा है तो कोलैप्स के चांस बहुत कम है और नॉर्मल फंक्शन के चांस ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे अलवेओलर मैक्रोफेजेस जिसका नाम है डक्ट सेल, ये अलवेओलर के तीसरे टाइप हैं। They remove the fine dust or other debris from the alveolar section। ये किस हद तक या कैसे ये फाइन डस्ट को रिमूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलवेओलर लिखा हुआ है कि ये मैक्रोफेजेस हैं, ये फॉरेन जो बाहर आते हैं जैसे कि वायरल बैक्टीरिया, उन चीजों को खा के मैक्रोफेज की सूरत में ईट अप करके बॉडी के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है कि भाई लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का, सॉरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ठीक है। हार्ट बोन, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकोल्स, कुछ है चीज है ही नहीं। यहाँ पे ये अलवेओलर के स्ट्रक्चर को जूम किया हुआ है कि भाई कप शेप पाउच है, ठीक है। ये देखिए कि ये वैक्यूम है जिसके अंदर स्पेस है, वहां पे उनकी दीवारों के साथ ब्लड की एंट्री हो रही है और ऊपर से ब्लड ऑक्सीजन आ रहा है और ऑक्सीजन जैसे कार्बन ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जाहिर सी बात है, अगर ऑक्सीजन की इन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगा। ये है रेस्पिरेटरी जोन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम। ये कैमल स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ने की कोई खास बात है नहीं। लंग्स, अब लंग्स आर पेयर्ड, जोड़ की सूरत में होता है, पेयर्ड है, कपिल की सूरत में है। कौन शेप्ड ऑर्गन्स इन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के अंदर मखरूत नुमा स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, ठीक है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द हार्ट, दोनों के बीच में हार्ट है जो कि राइट और लेफ्ट लंग को अलग करने में हेल्प करता है। एंड अदर स्ट्रक्चर इन द मिडिस्टर्नम, मैं आपको बता चुका हूँ कि दो लंग्स के बीच में जो स्ट्रक्चर है, जो स्पेस है, दिस कॉल्ड मिडिस्टर्नम। द आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड प्लूरा, जैसे कि दो लेयर हैं लंग्स के अंदर जो कि लंग्स के साथ अटैच्ड है, दिस कॉल्ड वेस्क्रल प्लूरा, और उनके साथ जो और लेयर है जिसका कॉल्ड पैराइटल प्लूरा। जो लेयर चाहे विस्क्रल हो चाहे पैराइटल हो, जो लेयर लंग्स के चौधारी सराउंडिंग में है उसको प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है, जिसका कॉल्ड प्लूरा। प्लूरा इज कंपोज्ड ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, जाहिर सी बात है प्लूरल मेम्ब्रेन हैज टू लेयर, पैराइटल प्लूरा और वेस्क्रल प्लूरा। डिस्कस कर चुके हैं। प्लूरल फ्लूइड लुब्रिकेट दी बोथ मेम्ब्रेन्स एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम फ्रिक्शन। इस मेम्ब्रेन के या इस दोनों प्लूरा के बीच में फ्लूइड पाया जाता है। ये फ्लूइड का काम क्या है, जैसे वो एक दूसरे से टकराते हैं तो वो लुब्रिकेंट्स के तौर पर काम करता है, लेकिन क्या लुब्रिकेंट से ये मुराद है फ्रिक्शन को कम करता है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो पाएगा तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन कभी कभार ज्यादा एक्सेस में फ्लूइड हो जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, तो वो फ्लूइड निकल आ जाता है, द प्रोसेस थोरेसोसेंटेसिस। Lungs extend from the diaphragm to just slightly superior to the clavicles and lie against the rib anteriorly and posterior। इनकी पोजीशन ये है कि भाई क्लेविकल के ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं और खत्म कहाँ से हो रहे हैं, डायफ्राम पे, ठीक है। इसका मतलब ये है डायफ्राम और क्लेविकल के बीच में लंग्स की पोजीशन पाया जाता है, और रिब्स के अंदर, क्योंकि रिब्स ऊपर है तो एंटीरियरली पोस्टीरियरली चारों तरफ इनके पास रिब्स हैं, अंदर ही लंग्स है। ब्रॉड इंफीरियर पोर्शन इज बेस व्हिच इज कनकेव, याद रखना इनकी जो बेस है वो कनकेव स्ट्रक्चर का है, ये सवाल भी आ सकता है। नैरो सुपीरियर पोर्शन इज कॉल्ड एपेक्स, जाहिर सी बात है जो कि चोटी होगी अपेक्स पॉइंट होगा वो नैरो हो पाएगा, क्योंकि बेस है वो वाइड है, ब्रॉड है, इज कॉल्ड कनकेव शेप। ब्लड सप्लाई टू द लंग्स, बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई कौन सी आर्टरीज कौन सी वेन जो कि ब्लड सप्लाई कर रहा है लंग्स को। जाहिर सी बात है पल्मोनरी आर्टरीज जो कि ब्लड लेके आएंगे लंग्स के लिए, और पल्मोनरी वेन जो कि लंग्स से ये ब्लड लेके जाएंगे हार्ट की तरफ।
यह दोबारा लंग्स की तरफ। ब्रोंकियल आर्टरी इट इज द ब्रांच ऑफ द ओर्टा व्हिच डिलीवर द ब्लड सप्लाई टू द लंग्स। याद रखना है कि ओर्टा से ये ब्लड डिलीवर हो रहा है, हार्ट से नहीं, ओर्टा से, ठीक है, क्योंकि हाँ ओर्टा हार्ट की से बाहर है, जो कि ब्लड सप्लाई हो रही है हार्ट से वो पीले आ जाएगा ओर्टा, उनके बाद बिल्कुल ये लंग के पास आ जाएगा। वो किसके थ्रू? द ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू। रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शंस, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द टिश्यूज, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द एयर, गैसेज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे कि ऑक्सीजन बाहर है, बॉडी से बाहर है तो बॉडी के अंदर ले जाएंगे, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर है तो उनको रिमूव करेंगे बाहर की तरफ। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, बॉडी से बाहर उनको इनहेल करेंगे बॉडी के अंदर, और जैसे कि बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको टिश्यू और या बॉडी के बाहर उनको हम एक्सहेल करेंगे। तो ये प्रोसेस ये हो गया इनहेलेशन, ये हो गया एक्सहेलेशन। The process of the inhalation exhalation is called respiratory system function। सिंपली ये चीज है। प्रोड्यूस साउंड, साउंड बिल्कुल साउंड प्रोड्यूस करता है। ये नॉर्मल साउंड होते हैं, एब नॉर्मल साउंड होते हैं। नॉर्मल साउंड जो कि सुनाई जो देती है वो आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल सुनने के लिए लाजमी है। आपको नॉर्मल साउंड की फ्रीक्वेंसी, पिच, लाउडनेस वगैरह वगैरह सारा कुछ याद करना चाहिए ताकि आप एब नॉर्मल साउंड को आसानी से डिटेक्ट कर सकें। कंटेंट्स रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, ठीक है, स्मेल करने के लिए रिसेप्टर्स भी है। रेस्पिरेटरी इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है, दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स इन एटमॉस्फेयर। वेंटिलेशन से मुराद ये है कि एक चीज का आ जाना दूसरे चीज का चले जाना। तो ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर आ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, तो दिस प्रोसेस नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरीज और अल्वियोलाई के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमैटिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल। असल है कि जो टिश्यू सेल और सिस्टमैटिक कैपिलरी के बीच में है, ब्लड और गैस के बीच में एक्सचेंज इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। इस दोनों के बीच में क्या फर्क है, ये सवाल आ सकता है। आपको ये चीज बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल याद करना है कि भाई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या चीज है। भाई गैसेस की एक्सचेंज होती है, लेकिन अल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी, अब क्या चीज फर्क है, यहाँ पे सिस्टमैटिक कैपिलरी, यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी। सिस्टमैटिक कैपिलरी से मुराद ये है कि लंग्स के अलावा जो कैपिलरीज होती है और टिश्यू सेल के बीच में जो कि ब्लड की एक्सचेंज हो रही है या गैस दैट्स कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। जो कि कम पल्मोनरी कैपिलरी और अल्वियोलाई के बीच में है दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नर्वस कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन दैट इज द मेडुला ओब्लांगेटा। वीआरजी और ईआरजी आपको पता है कि ये बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे मेडुला और ये पोन्स वगैरह पांच, ठीक है, निमोथोरैक्स सेंटर वगैरह आ गया। यहाँ पे कुछ वेंट्री कुछ न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस ही काम कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस आपके लेवल पे नहीं है, वो फर्दर जैसे कि आप सेकंड सेमेस्टर पे जाएंगे तो वहीं पे आपको पढ़ाया जाएगा। लंग्स वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, लंग्स वॉल्यूम क्या है और उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, कैपेसिटी क्या है, कितना वॉल्यूम वो इन कर सकता है। A healthy adult average 12 breaths a minute with each inhalation exhalation moves about 500 ml of air into the outer lungs। ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल जो कि एक हेल्दी और एडल्ट जो कि लंग्स हैं वो क्या है भाई, 12 से लेकर 20 ब्रीथ्स पर मिनट है। एक मिनट के अंदर 12 से लेकर 15 वेंटिलेशन है या रेस्पिरेशन है, ठीक है। उसी दौरान जो अमाउंट ऑफ एयर जो इनहेल करते हैं, ठीक है, या एक्सहेल करते हैं, जो टोटल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड 500 ml, ये है इनकी लंग्स वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं भाई टाइडल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रीथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। एक ब्रीथ में अमाउंट ऑफ जो कि एयर इन हो जाता है दिस कॉल्ड वाइटल वॉल्यूम। और ये वाइटल वॉल्यूम आपको याद करना है, इनकी जो कि अमाउंट है दैट्स 500 ml, ये भी आपको याद करना है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिए भी बहुत ये कम सवाल और वाइवा के लिए भी। द मिनट वॉल्यूम वेंटिलेशन, the total volume of air inhaled and exhaled each minute is respiratory rate multiplied by tidal volume। ये बोले कि मिनट जो वॉल्यूम है, ये सिंपल आसान तरीका ये है कि जो एक मिनट में जो अमाउंट ऑफ एयर जो कि इनहेल हो रहा है मल्टीप्लाई करें उनको वाइटल
कैपेसिटी से, सॉरी टाइडल वॉल्यूम से। जैसे कि मिनट वॉल्यूम से मुराद ये कि 12 ब्रीज है या 15 ब्रीज एक मिनट के अंदर है, आप उनसे मल्टीप्लाई कीजिए 500 ml से, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम क्या अमाउंट है 500 ml। तो टोटल जो मल्टीप्लाई के बाद जो क्वांटिटी आ जाएगा 6 लीटर। मिनट वॉल्यूम की जो क्वांटिटी है जिसका 6 लीटर पर मिनट। आसान सा फार्मूला ये है कि भाई एक टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई कीजिए कि भाई वेंटिलेशन, वेंटिलेशन क्या चीज है वो आपको अच्छी तरह से पता है। lungs volume and capacities, lungs capacities और combination of specific volume से, ठीक है। lungs volume inspiratory capacity is the sum of tidal volume and inspiratory reserve volume। याद रखना कि inspiratory reserve volume से मुराद ये है कि maximum amount of air is inhaled। जैसे कि आपको किसी पेशेंट को डॉक्टर बोल रहा है कि आप डीप इंस्पिरेट करें, तो जैसे कि वो डीप इंस्पिरेशन करेगा तो अमाउंट ऑफ एयर कुछ ना कुछ तो ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर आ जाएगा। इसका 3100 मिलीलीटर जो अमाउंट ऑफ एयर इज इनहेल्ड, और आप उनको ऐड करें टाइडल वॉल्यूम के साथ, और टाइटल वॉल्यूम में 500 ml और प्लस 3100 ml, दिस कॉल 3600 ml, ठीक है। तो यह मेल के साथ और फीमेल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 2400 ml, ठीक है। और फर्दर है फंक्शनल रिजाइडल कैपेसिटी इज सम ऑफ रिजाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। याद रख देना कि रिजाइडल वॉल्यूम से मुराद ये है जब से ह्यूमन जो वेंटिलेशन है जब वो एक्सहेल कर लेता है तो हम कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर बचा हुआ होता है, तो उस अमाउंट ऑफ एयर जो कि आफ्टर एक्सहेलेशन है दैट्स कॉल्ड रिजाइडल वॉल्यूम। और जो है एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम से मुराद ये है डीप एक्सहेलेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर है दैट्स कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोनों को सम अप करेंगे तो हमें फंक्शनल रिजल्ट वॉल्यूम मिलेगा, कैपेसिटी मिलेगा, जो कि मेल में 2400 ml है और फीमेल में 1800 ml है। वाइटल कैपेसिटी है इज द सम ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, जो कि मेल में 4800 ml है और के फीमेल में 3100 ml है। तो याद रखने की बात यह है कि वाइटल कैपेसिटी में तीन चीजें आती हैं, एक इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, दूसरा टीवी, तीसरा है ERV। तो जो तीनों का जो सम अप है इसका 4800 ml। टोटल लंग कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ टोटल कैपेसिटी एंड रिजल्ट वॉल्यूम, जो कि 4800 ml है प्लस 1200 ml इज इक्वल टू 6000 ml, सिंपली 6 लीटर भी आप कह सकते हैं। तो ये टोटल लंग कैपेसिटी है, ये वॉल्यूम और कैपेसिटी आपको याद करना चाहिए एग्जाम और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, फैकल्टी पूछती रहती है। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था पार्ट 2 ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्दर हम इनकी एनवायरमेंटल और डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। इस हद तक अगर कोई सवालात है आप हम पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।